हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी विश्वा चैनल। तो क्या आपको पता है कि ये एक मोमेंट ऐसा होता है जहां पर हमारा कंप्लीट हार्ट रेस्ट पर होता है, मतलब बीट ही नहीं कर रहा है, और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज अराउंड 0.4 सेकेंड्स। तो ये जो 0.4 सेकंड का रेस्ट है या हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, चलिए जानते हैं। तो ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड इनटू द ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मूव करना हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वहीं पर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहां पर अमीबा या पैरामीशियम का एग्जाम्पल हमारे बुक में गिवन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सिंगल सेल, और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? हमारा जो सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म है, ये तो हमें पता है। अगर साइटोप्लाज्म में मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे धागे बिखरा दूं और इन्हीं धागों को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं। और यही फिलामेंट्स क्या करते हैं? मूवमेंट कोज करते हैं। ये मूव कर रहे हैं, साथ साथ में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को भी क्या करवा रहे हैं? अपने साथ मूव करवा रहे हैं। तो ये मूव किए, साथ साथ में यहाँ पर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। वहीं पर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वी नो दैट वी हैविंग अ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर उस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। ये कंडक्टिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। कौन से मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? तो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम जो वाटर या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस कंडक्टिंग सिस्टम का नाम है प्लांट्स के अंदर जाइलम। और ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस कंडक्टिंग सिस्टम का नाम है फ्लोएम। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर इसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कल में पूरा पूरा सिस्टम वर्क करता रहता है। अब जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई इस ट्रांसपोर्टेशन को, क्या जरूरत है? तो हमें पता है कि हमारे पास जो सेल है उस सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, फूड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और इसके साथ अदर बेसिक नीड्स के अंदर आते हैं हार्मोन्स या वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना सेल के थ्रू। तो ये जो सारे काम है, ये सारे काम सेल को कौन करके देता है? कौन सेल के पास ऑक्सीजन लाता है? कौन सेल के पास फूड लाता है? कौन सेल के पास वाटर लाता है? तो इसका आंसर है कि एक सेल के पास उसके सराउंडिंग में एक ऐसे पाइप या एक ऐसे कंडक्टिंग सिस्टम लगा होता है जो उसको वो सारे काम करके देता है। तो फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? कि हमारी सेल के पास इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आए, फूड आए, वाटर आए, हार्मोन्स आए और बहुत सारे सब्सटेंसेस आए, साथ साथ में सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बने वो भी वो जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो इस सेल से रिमूव करके ले जाए। क्योंकि वेस्ट मटेरियल अगर इसमें जमा हो गया तो हमारी सेल क्या हो सकती है? डेड भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट, हमारे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस जो हमारा आज का टॉपिक है, तो जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो बना है 3 कंपोनेंट से। अब आप समझो कि ये सेल है, इसके पास हमें एक फ्लूइड को भेजना है जो फ्लूइड इस सेल का काम करके दे। अब जो ये फ्लूइड है, एक तो हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया दैट इज फ्लूइड, जो इस सिस्टम में किसको बोलते हैं? हम ब्लड को बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, या फिर हम इसको 9th क्लास में क्या पढ़ते थे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते थे। अब जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए आपको भी पता है घर में हम एक प्रेशर लगाते हैं ताकि पानी कहां जा सके? एक लार्ज डिस्टेंस पर क्या कर सके? वो कवर कर सके। तो वही प्रेशर लगाने के लिए हमारे पास जो मोटर है, उस मोटर को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट क्या है? एक मोटर है जो हमारे ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करती है ताकि वो क्या कर सके? फ्लो कर सकते। अब जो फ्लो कर सके तो उसके पास क्या होनी चाहिए? एक ट्यूब भी होनी चाहिए जिसमें से वो फ्लो करे, और उस ट्यूब के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ट्यूब हो गई, हमारे पास एक लिक्विड हो गया, और लिक्विड को पंप करने के लिए हमारे पास क्या हो गया? एक ऑर्गन भी हो गया। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आता है कि ये ब्लड क्या है? क्या है ये ब्लड? तो जैसे हम वाटर बोलते हैं, तो इसी तरह ब्लड जो होता है बेटा दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, जिसमें पहली जो चीज होती है दैट इज प्लाज्मा, और उसके साथ प्रेजेंट होती है ब्लड सेल्स। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा एक लिक्विड है, ये प्लाज्मा है, और इसके अंदर हमारी क्या पड़ी हुई है? ब्लड सेल्स पड़ी हुई है, और इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। कि प्लाज्मा क्या होता है? क्या है ये नाम प्लाज्मा? तो प्लाज्मा क्या है? ये बना हुआ है पानी से। कितना परसेंटेज पानी है? 90 to 92% वाटर है, जिसके अंदर बचा हुआ 8% वो सारा मटेरियल है जो हमारी सेल को चाहिए।
ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जैसे मेरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, मेरी सेल को कोई भी फूड मटेरियल चाहिए, मेरी सेल को कोई भी हार्मोन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एनीथिंग माय सेल नीड या एनीथिंग माय सेल वांट टू डू एग्जिट, कि मेरी सेल कह रही है कि ये यहाँ से ले जाओ, CO2 को यहाँ से ले जाओ, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से ले जाओ, तो वो सारी चीजें कौन कैप्चर कर रहा है? हमारी ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा कैप्चर कर रहा है। फिर प्लाज्मा बोला भाई मैं तो थक गया हूं, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता, फिर उसमें प्रेजेंट ब्लड सेल की वो क्या लेता है? मदद लेता है। पर ब्लड सेल हमारे कहते हैं पहले तुम बताओ तुम हो कौन जो हमसे मदद मांग रहे हो? तो वहीं पर प्लाज्मा क्या कहता है कि कलर तो तुम मेरा देख ही सकते हो, पेल येलो कलर है मेरा, ये पिक्चर में आप देख भी रहे हो, जो येलोइश कलर है दिस इज प्लाज्मा, मेरा पेल येलो कलर है और मैं नॉन लिविंग हूँ। नॉन लिविंग, मेरे अंदर लिविंग तो है, सेल तो हुई नहीं, मैं तुम्हारी कितना सेल थोड़ी ना हूं, मैं नॉन लिविंग हूँ। और मेरी जो कंडीशन है वो स्लाइटली एल्कलीन है। स्लाइटली एल्कलीन का मतलब क्या होता है कि ना तो मैं एसिडिक हूँ ना ही मैं क्या हूँ? बेसिक हूँ, स्लाइटली एल्कलाइन। और यहीं से हमारी ब्लड की पीएच बन जाती है, क्योंकि आपको भी पता है जो सबसे ज्यादा चीज होती है उसी की ही पीएच हम बोलते हैं। तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा की पीएच वही हमारे ब्लड की पीएच। यहीं पर हम बात करते हैं फंक्शन। तो यहीं पर ब्लड ने पूछा तुम क्या काम करोगे? तो प्लाज्मा कह रहा है ठीक है मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी हेल्प नहीं ले रहा, मैं सिर्फ क्या करूंगा कि मैं सेल को फूड पहुंचा दूंगा, सेल से CO2 ले आऊंगा और सेल से नाइट्रोजिनस वेस्ट ले आऊंगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मैं सेल से ले आऊंगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट सेल से वेस्ट मटेरियल उठाता है? दैट इज योर प्लाज्मा। और कौन सा कंपोनेंट ब्लड का सेल को फूड प्रोवाइड करता है? दैट इज ऑल्सो योर प्लाज्मा। पर अदर भी तो चीजें, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? अरे ये जो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए वो कौन पहुंचाएगा? प्लाज्मा कह रहा है भाई मैं तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, इतना काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर और टेंशन हुई, वो कह रहा है कि अगर हमारी ब्लड वेसल किसी वजह से टूट गई, किसी वजह से खराब हो गई, उसको कौन रिपेयर करेगा? कह रहे वो भी मैं नहीं कर सकता। अगर हमारे ब्लड में कोई जानवर आ गया या कोई ऐसा दुश्मन आ गया, उसको कौन मारेगा? भाई वो भी कह रहा है मैं नहीं कर सकता। तो ठीक है, ब्लड सेल कह रही है हम कर लेंगे। तो ब्लड सेल्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप आता है दैट इज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या कह रही है कि आ जाओ ऑक्सीजन मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। मतलब सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करती है? इरिथ्रोसाइट्स करती है। ये रेड ब्लड सेल इसको क्यों बोला जाता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या कह रही है? आओ ले लो मजे, हमारी ब्लड में तुम कैसे आए, अब हम तुम्हें मार देंगे। मतलब सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी या सोल्जर्स ऑफ अवर ब्लड, दैट इज योर ल्यूकोसाइट्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितना भी कोई भी दुश्मन आता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है, उससे क्या करती है? फाइट करती है। अब फाइट के लिए क्या चाहिए? हमें आर्मी चाहिए पूरी। एक पर्सन से तो हम एक पर्सन तो फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए अगर हम ल्यूकोसाइट या WBC की बात करें, दैट इज नॉट अ सिंगल सेल, इट मींस दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम थी कि अगर हमारी वेसल्स डैमेज हो गई तो उससे कौन बचाएगा ताकि ब्लड लीक ना करे? तो उससे बचाने के लिए तीसरी सेल आती है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? भाई मैं बचा लूंगी, मेरा क्या काम है, जहां से भी कट लगेगा मैं वहां पर एक ऐसे क्लोट बना दूंगी। क्लोट का मतलब है जमा हो जाऊंगी, जमा होने का मतलब एक इस तरह से प्लग लगा दूंगी। प्लग को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोट बोलते हैं। प्लग को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोट बोलते हैं। और मैं इस ब्लड की उस इंजर्ड साइड से एग्जिट को क्या कर दूंगी? स्टॉप कर दूंगी। तो वहीं से हम ब्लड सेल्स के बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी ब्लड सेल्स थी जिसमें हमने प्लेटलेट्स पढ़ा, RBC पढ़ी और WBC का ग्रुप हमारी सोल्जर आर्मी के बारे में हमने पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। WBC की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इज़ोनोफिल, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ये सारे, और लिम्फोसाइट्स में T और B लिम्फोसाइट्स, ये सब हमारा 9th का पोर्शन है। कुछ और बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। प्लेटलेट्स क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, 8 से 1 वीक का इसका लाइफ स्पैन होता है। दे प्लग लीकेज एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, व्हाट इज अ ब्लड क्लॉटिंग एंड हु विल प्रिवेंट व्हेन आवर ब्लड सेल इज इंजर्ड। किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आल्सो इट मेंटेन ब्लड प्रेशर दैट रिड्यूस द पंपिंग एफिशिएंसी। अब मुझे ये बताओ, ये जो ट्यूब थी, ये ट्यूब 1 लीटर ब्लड को क्या करती थी? फ्लो करती थी बहुत हाई स्पीड में। और ये ट्यूब क्या हो गई? डैमेज हो गई। डैमेज हो गई तो यहाँ से ब्लड लीक करने लगा।
लीक करने लगा तो यहाँ 1 लीटर की जगह क्या बच गया, 100 ml ब्लड बच गया, इतना ज्यादा लीक हो गया। क्या ये 100 ml ब्लड उतने ही स्पेस में उतने ही स्पीड से क्या फ्लो करेगा, बेसिक फिजिक्स नहीं कर पाएगा मैम। सो दैट इज अ रीजन कि जो हमारी प्लेटलेट्स है वो इंश्योर करती है कि जैसे ही मैंने क्लोट बना दिया, क्लोट बनाने से अब लीकेज रुक गई और मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसका प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे। अब जो आरबीसी है, आरबीसी बहुत स्पेशल, क्यों स्पेशल है हम पढ़ते हैं। पहली बात, जो हमारी मैच्योर आरबीसी हो रही है, और कौन सी मैच्योर, हमारी का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, मैमल्स के अंदर मैच्योर्ड आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब जब नई नई आरबीसी बनी तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और जैसे ये मैच्योर हुई इसके अंदर से न्यूक्लियस चला गया। अच्छा, न्यूक्लियस चला गया तो इट मींस अब ये जो सेल है ये डिवाइड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, डिवाइड नहीं करेगी, इसलिए इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि आरबीसी करती क्या है, इतना तो हमें समझ में आ गया, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसकी करती है, ऑक्सीजन की करती है, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था। पर इसको हम और डीपली पढ़ते हैं, दिस आरबीसी कंटेनिंग ए प्रोटीन, या उसको हम बोलते हैं पिगमेंट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रोटीन है और वो कोई भी कलर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं, पिगमेंट के नाम से जानते हैं। तो यही हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं ये प्रोटीन लाल कलर का दिखता है तो इसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, पिगमेंट बोलेंगे। तो क्या लिखा जाता है, आरबीसी इज फिल्ड विद अ रेड कलर पिगमेंट, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, और उसका पिगमेंट का क्या नाम है, या उस प्रोटीन का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वो ऐसा पिगमेंट है जो इस आरबीसी में फिल हो रखा है और वो रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारी आरबीसी क्या दिखती है, रेड कलर की दिखती है। हमारा जो ब्लड है वो क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। रीजन भी ये है क्योंकि आरबीसी इज प्रेजेंट इन वेरी हाई अमाउंट इन अवर ब्लड। तो वही है, जिसकी हाई अमाउंट वही चीज हमारी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। अब इसका क्या काम है, देखो सेल के पास क्या करती है ये आरबीसी, अगर हम इसको पढ़े, अगर ये जो आरबीसी है ये हमारी सेल है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है इसमें क्या है, ये आरबीसी है। तो जब आरबीसी आई तो इसने सेल को क्या प्रोवाइड कर दी, ऑक्सीजन। कैसे प्रोवाइड करी, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को अटैच करके लेकर आता है और इस ऑक्सीजन को किसको दे देगा, सेल को दे देगा। पर ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहां से इस ऑक्सीजन को पकड़ के लेके आता है, लंग्स से, और वहीं पर इस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसी से ही हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यहीं पर अगर हम बोले कि सेल कह रही है अब तुम आए गए हो, तुम गैसेस लेकर आई रहे हो, तो तुम मेरे से CO2 भी ले जाओ, क्यों मेरे पास छोड़ हो। तो हीमोग्लोबिन बेचारा संत आदमी ये कहता है ठीक है भाई दे दो मुझे, तो CO2 भी दे दो। अब ये जो CO2 लेकर जा रहा है, कहां से लेके जा रहा है, सेल से। क्या यहाँ पर एक ही सेल होगी, नहीं, ग्रुप ऑफ सेल होंगी। तो CO2 फ्रॉम टिश्यूज, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, CO2 कैरी कर रहा है टिश्यू से, और वहीं से इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो का मतलब क्या होता है, CO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अब यहां से आपको पता चल गया, जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है तो ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड, जब हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। व्हाट इज डब्ल्यूबीसी, कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। पर डब्ल्यूबीसी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सोल्जर आर्मी है, और डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इसलिए बोला जाता है डब्ल्यूबीसी इज ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, किससे, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एक्टिविटी गिवन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूछा क्या गया है, visit a healthcare center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings। तो नॉर्मल रेंज अगर हम मान के चलें, सो दैट इज अराउंड योर 13 to 15, ये क्या है, नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा, अगर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह का हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम बोलते हैं HbF, मतलब हीमोग्लोबिन ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है बच्चे, ऐसा हीमोग्लोबिन जो इन्फेंट्स के अंदर होता है वो होता है HbF, और ऐसा हीमोग्लोबिन जो एडल्ट्स के अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं HbA, हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट्स। अब दोनों में क्या फर्क है,
दैट इज अ डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है काबिलता। अब जो HbF मतलब एक इन्फेंट का हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर काबिलता ज्यादा होती है किसको कैरी करने की, ऑक्सीजन को कैरी करने की, जबकि अगर हम एडल्ट की बात करें उनके पास एज कंपेयर टू चिल्ड्रन हीमोग्लोबिन लेस एफिशिएंसी होती है किसको कैरी करने की, ऑक्सीजन को कैरी करने की। तो कोई आपसे पूछे आगे से कि एक चिल्ड्रन है और एक एडल्ट है, उन दोनों के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो किसका डिफरेंस आता है, तो आप बता देना एफिशिएंसी का डिफरेंस। पर वही यहाँ पूछा है इज देयर इन एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वीमेन। अगर एडल्ट्स में भी अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें मैन एंड वीमेन, तो क्या हीमोग्लोबिन में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। अब जो हीमोग्लोबिन मैंस में होता है दैट इज अराउंड 13 to 17 हमारे यहाँ पर होना चाहिए, एंड इन वीमेन दैट इज अराउंड 12 to 15 इज अराउंड यहाँ पर इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, जानवरों की क्लिनिक में जाओ, फाइंड आउट व्हाट इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो एंड द काउ। अब इतना कंटेंट डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बता दूं मैं आपको, काउ का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बफेलोज का जो हीमोग्लोबिन होता है, हेल्दी बफेलो का हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि मैम ह्यूमंस का जो हीमोग्लोबिन है और जो काउ और बफेलो का हीमोग्लोबिन है क्या वो सिमिलर है? इट इज नॉट सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किसके बने होते हैं आपको पता, अमीनो एसिड के। तो जो अमीनो एसिड की चेन है वही डिफरेंस है, वही मेजर डिफरेंस कोज करिए कि ह्यूमंस के अंदर अलग अमीनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट होती है और काउ और बफेलो के अंदर अलग अमीनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस कंटेंट डिफरेंट इन कार्ब्स मेल्स एंड फीमेल एनिमल, या मैंने आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट अलग अलग होता है काउ, बफेलो, मेल एंड फीमेल एनिमल्स। बिल्कुल। नेक्स्ट है कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन्स की चेन्स ही अलग है, ह्यूमंस के अंदर अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं एंड काउ एंड बफेलोज के अंदर अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं। सेकेंड उसके बाद नंबर ऑफ, अगर हम हीमोग्लोबिन की अमाउंट देखें तो ह्यूमंस के अंदर ज्यादा होता है, फिर आती है काउ और सबसे लास्ट में आता है बफेलो। नेक्स्ट उसके बाद हाउ विल द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, डिफरेंस जो है हमने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद फंक्शंस क्या होता है ब्लड के, आपको पता है भाई ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड या फिर गैसेस को, हार्मोन्स या फिर कोई भी एक्सक्रीटरी मैटर है उसको सेल से वापस बॉडी से बाहर निकालने का काम करवा देता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल, ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कभी सुने ब्लड कम हो जाता है तो चिल्ड हो जाती है बॉडी, तो यही बात है कि इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, या आप लिख सकते हो द ब्लड हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन, इट हेल्प इन फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्या है ये? वो ट्यूब है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की जो क्या प्रोवाइड करवाती है, एक मीडियम प्रोवाइड या एक जगह प्रोवाइड करवाती है जो हेल्प करती है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक तरह से हमारी कार है ये। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, तो ये हमारी ब्लड वेसल है जिसमें हम आर्टरी को देखते हैं। क्या आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे हो कि अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, आर्टरी कितनी थिक है, वेन की थिकनेस की बात करूं ये थोड़ी सी कम हो गई है, और थर्ड ब्लड वेसल अरे यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कोई भी थिकनेस नहीं है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मानो क्या हुआ, ये हमारा हार्ट था। अब हार्ट क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन, तो अगर मैं कहूं हार्ट से बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड पहुंच गया है, किसने पहुंचाया है? लंग्स ने पहुंचाया। हार्ट के पास लंग्स ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड पहुंचा दिया है। अब जो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है, ये ब्लड कौन लेकर जाता है हार्ट से? याद रखना आर्टरीज। आर्टरीज कहती है ए कम्स फर्स्ट, आर्टरीज कहती है मैं तो सबसे पहले ब्लड उठाऊंगी। अब मुझे ये बताओ जब प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या आपको पता है कि जब भी किसी पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, वो पाइप पेपर की है, तो क्या पेपर क्या हो जाएगा? या आप बोल सकते हो एक पतले से, कोई भी पतली सी सब्सटेंस या शीट है, ओके, तो आर्टरीज है। अब मुझे आप ये बताओ कि मान लो ये एक पाइप है और बहुत ही ज्यादा थिन है,
और यहाँ पर मैं बहुत हाई प्रेशर फ्लो करवा दूं, क्या यहाँ पर डैमेज नहीं होगा? या आप ये समझो कि ये एक पर्सन का हैंड है और इसके ऊपर हमने बहुत हाई प्रेशर से कोई चीज को पास करवाया, आपको पता है ना स्किन कट भी सकती है। तो यही मुझे बताओ कि हार्ट के सबसे करीब कौन सी हमारी ब्लड वेसल है, दैट इज आर्टरी। तो क्या इसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है ज्यादा होने के। इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती है दैट इज थिक वॉल्ड होती है। और ये जो थिक वॉल्ड है वो कैसी है? मस्कुलर वॉल है, मतलब वेरी थिक लेयर ऑफ मसल्स यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद आर्टरीज के अंदर क्या होता है? हार्ट से आया हुआ सारा का सारा हाई प्रेशर। तो अगर हम बात करें आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्या प्रेजेंट होता है? हाई प्रेशर होता है। तो हम क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज। हाई प्रेशर जो ब्लड है वो कहां से फ्लो करता है? आर्टरीज से फ्लो करता है। और अब हार्ट के पास नया नया ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, तो ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये कौन लेकर जा रहा है? आर्टरीज। और ऑक्सीजन किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास। तो ऐसा ब्लड जिसके हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होती है उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इट मींस आर्टरीज ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ट्रांसपोर्ट है वो कहां से कर रही है? द आर्टरीज आर ट्रांसपोर्टिंग, आपको दिख रहा है हार्ट से कहां पर लेकर जा रही है? टिश्यूज तक लेकर जा रही है। तो यहां से हमें पता चल गया कि आर्टरीज क्या करती है? इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम आर्टरीज की बात करें तो क्या हमारी आर्टरीज के पास आपको कोई बैरियर दिख रहा है या कोई ब्लड को रोकने वाला दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं वॉल्व्स आर एब्सेंट। वॉल्व्स का मतलब यहाँ पर कोई गेट कीपर प्रेजेंट नहीं है। अब आर्टरीज से जो ब्लड गया वो ब्लड आर्टरीज कह रही है भाई मेरे से तो ना हो पाएगा ट्रांसपोर्ट सेल में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल है वो क्या है? वेरी थिक वॉल है। जो वॉल है आर्टरीज की बहुत थिक वॉल है। और ब्लड अगर मैं बोलूं जब सेल्स के पास ऑक्सीजन या कोई सब्सटेंस पहुंचाता है और वो जो प्रोसेस होती है पहुंचाने की वो डिफ्यूजन है। तो आपको पता है डिफ्यूजन करने के लिए हमें बहुत थिन सरफेस चाहिए। अगर थिक सरफेस होगा तो हमारा सब्सटेंस जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, पर वहीं पर अगर हमारे पास थिन सरफेस है तो हमारा सब्सटेंस इजिली क्रॉस कर जाता है। तो आर्टरीज क्या कहती है? ठीक है भाई कैपिलरीज आ जाओ क्योंकि तुम्हारे पास ही थिन वॉल्ड है। तो ये जो आर्टरीज है दैट ओपन्स इनटू द कैपिलरीज, जो एक्चुअल में क्या पहुंचाती है? ब्लड को पहुंचाती है कहां पर? सेल्स के पास। तो आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर किसको दे दिया? कैपिलरीज को दे दिया। और यही कैपिलरीज क्या करेगी? दे प्रोवाइड, अगर हम बात करें दीज आर द कैपिलरीज, तो कैपिलरीज का क्या काम है? कैरीज, या आप बोल सकते हो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, एक ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टुवर्ड्स द टिश्यू। टिश्यू को सब्सटेंसेस क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। और टिश्यू से ही कैरी वेस्ट मटेरियल, और टिश्यू से ही वेस्ट मटेरियल को कैरी कर लेती है। अब वेन्स, अब क्या आएंगी? वेन्स आएंगी। वेन्स आर दोस ट्यूब्स दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैपिलरीज किसको दे देगी? वेन्स को दे देगी। अब मुझे ये बताओ कि ये मोटर थी और इतनी बड़ी पाइप लगी हुई है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कवर होगा प्रेशर भी तो कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होता है? आर्टरीज के पास। और जैसे जैसे कैपिलरीज तक ब्लड पहुंचता है प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा तो वेन्स के पास ब्लड का लोवेस्ट प्रेशर होगा। अब लोवेस्ट प्रेशर का मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो वापस कैपिलरीज में जा सकता है, बैक फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसके पास आगे चलने के लिए उतना प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर वेन्स ने क्या बिठा रखे हैं? येलो कलर के आप देख रहे हो, दीज आर द गेट कीपर्स। गेट कीपर्स का मतलब क्या होता है? दीज आर द वॉल्व्स। और इन्हीं वॉल्व्स तो हम क्या बोलते हैं कि वेन्स कंटेनिंग द वॉल्व्स। पहली बात प्रेशर कम है तो इसको थिक वॉल की होने की जरूरत भी नहीं है, तो दैट इज द वेन्स जो होती है दैट आर द थिन वॉल्ड, नॉट एज मच द कैपिलरीज बट एज कंपेयर टू आर्टरीज जो वेन्स होती है वो क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है। लेस प्रेशर होता है ब्लड का। क्या कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड कैरीज द ब्लड फ्रॉम टिश्यूज, और कहां पर लेकर जाएगी? हार्ट के पास लेकर जाएगी कि भाई हार्ट तुम ब्लड को ले लो और इसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड करवा दो। और वॉल्व्स क्या होती हैं? हमारी वेन्स के पास प्रेजेंट होती है। क्या फंक्शन है वॉल्व्स का? इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या है ये हमारे सोल्जर्स का काम? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है वो मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आर्टरीज के लिए सबसे पहले ये समझो कि दीज आर द डीप सीटेड।
डीप सीटेड का मतलब हमारी स्किन के बहुत डीपली सीटेड होती है। वेन्स आर द सुपरफिशियल होती है एंड कैपिलरीज आर द मीडियम ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट उसके बाद आर्टरीज इंटरनल वॉल्व्स एब्सेंट, कोई सोल्जर की जरूरत नहीं है, प्रेशर ही हाई होता है। यहाँ पर बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा है तो इंटरनल वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती। कैरी करती है ब्लड को हार्ट से सेल की तरफ, कैरी करती है ब्लड को सेल से हार्ट की तरफ। यहाँ आप टिश्यू भी यूज कर सकते हो, हार्ट टू टिश्यू या फिर टिश्यू टू हार्ट। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या नेम है मैम, आर्टरीज और वेन्यूल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ये समझो कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में बॉडी सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना तो आप समझ चुके हो। यहाँ मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखी है क्योंकि हमारे पास एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और हमारे पास एक ऐसी वेन है जो लंग्स से हार्ट की तरफ आती है, हार्ट के अंदर नहीं है, लंग से हार्ट की तरफ आती है। और ये जो वेन है इकलौती हमारी बॉडी में ऐसी वेन है जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है as compared to all other veins in our body, जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ब्लड फ्लो इज अ फास्ट विद जर्क्स, जर्क्स का मतलब होता है पंप लगा, हार्ट का फ्लो हुआ, फिर हार्ट का पंप लगा, फिर फ्लो हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्क्स। एंड flow of the blood is slow in the veins without jerks and the flow of the blood is slow without jerks in the कैपिलरीज ऑल्सो। थिक वॉल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर है, थिन वॉल्ड है, लेस मस्कुलर एज कंपेयर टू आर्टरीज। और ये तो सिंगल सेल की बनी हुई है, एक सिंगल सेल की ऐसे ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्चुअल एक्सचेंज कौन करता है, दैट इज डन बाय द कैपिलरीज। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो अब आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को समझते हैं। तो हार्ट से जो हमारी ट्यूब आते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज फर्दर, अब बहुत बड़ी बॉडी है और बहुत बड़ी बॉडी में हर एक पोर्शन तक ब्लड पहुंचाने के लिए आर्टरीज अपने आप को डिवाइड कर लेती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और यही आर्ट्रियोल्स ब्लड को प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग टिश्यू में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत गहरा गुच्छा होता है कैपिलरीज का जो हमारे टिश्यूज को कवर करके रखता है। अब कैपिलरी बेड से अब हर एक ऑर्गन से या हर एक टिश्यू से बहुत सारी वेन्स आएंगी, उन वेन्स को हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज वेन्यूल्स विल ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्जर वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और यही वेन फिर हार्ट में जाकर क्या दे देगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगी। आई होप आपको समझ में आया है ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट, उसकी फंक्शनिंग एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक विल बी लर्न्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर इसके नोट्स देख सकते हो। ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।